हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी। मैं मिर्ज़ापुर सीजन 3 कुछ ऐसे छिपे हुए रहस्य लेके आया हूं जो आपको अभी तक पता नहीं होंगे, जो मिर्ज़ापुर 4 में आपको खुल के आएंगे सामने। इसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि क्या कौन कौन से रहस्य हैं। पॉइंट वाइज मैं बताऊंगा आपको। प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए काम की बात करते हैं। नंबर 1 प्रश्न जो पब्लिक के दिमाग में है कि कालीन भैया ने शरद शुक्ला को क्यों मारा। क्योंकि शरद शुक्ला जो थे शुरू से ही मिर्ज़ापुर गद्दी के लालच में थे। उन्हें मिर्ज़ापुर की गद्दी चाहिए थी, उनके पिता को भी चाहिए थी। इस चक्कर में उनके पिताजी की जान चली गई। लेकिन शरद शुक्ला अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए पूरी तरह से बराबर प्रयत्न कर रहे थे वो। लेकिन होता क्या है कि ये डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, डायरेक्ट पावर उनके पास नहीं थी, तो वो मुन्ना से दोस्ती कर लेते हैं। मुन्ना से दोस्ती करने के बाद भी ये चाल चलते रहते हैं। अंततः इन्होंने अपने चाल के तहत सीएम को मरवाया था। ये बात सीजन 2 में खुल के सामने नहीं आ पाई थी मरवाया किसने है, लेकिन सीजन 3 में पता लगता है कि शरद शुक्ला ने ही सीएम की हत्या कराई थी। तो ये कालीन भैया का सहारा लेते हैं। जब कालीन भैया पे हमला होता है तो शरद शुक्ला मुन्ना को ना बचा कालीन भैया को बचा लेते हैं, क्योंकि पता है कि बिना कालीन भैया के मिर्ज़ापुर गद्दी पे बैठना असंभव है। तो इसलिए उन्हें बचा के सिवान बिहार ले आते हैं। वहाँ पे त्यागियों के सामने वो कहते हुए हम लोगों ने सुना भी है कि जब डॉक्टर कहता है कि इनके 10% बचने की उम्मीद है, तो वो कहते हैं कि किसी भी हालत में इनको बचाइए, क्योंकि ये जिंदा काम के हैं, मरे हुए काम के नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि उनको कालीन भैया से कोई लगाव नहीं था, बल्कि वो केवल उनका यूज कर रहा था। कालीन भैया उनके झांसे में आ जाते हैं और उसके घर जाते हैं। उसको वो कालीन भैया को बड़ों की तरह सम्मान देता है, इज्जत सम्मान से रखता है। कालीन भैया भी झांसे में आ जाते हैं। पूरी तरह से वो शरद शुक्ला पे विश्वास कर लेते हैं और उसे मिर्ज़ापुर की गद्दी देने का वादा भी कर लेते हैं। इससे शरद शुक्ला बहुत खुश होता है। उसके दिमाग में सारी बातें उसकी माँ भरती रहती है, जो आपको दिखाया गया है। लेकिन अंत में ट्विस्ट एंड टर्न वहाँ आता है कि जब डिम्पी माधुरी से मिलती है और कहती है कि आपके पिता की हत्या शरद शुक्ला ने किया है। इस बीच में शरद शुक्ला माधुरी के बहुत करीब आ जाता है, क्योंकि पॉलिटिकली भी मजबूत होना चाहता था। और चूंकि माधुरी सीएम होती है तो पॉलिटिकली उसको बहुत मजबूत हो जाएगा वो, और गद्दी चलाने में उसको बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन जब माधुरी को पता लगता है कि शरद शुक्ला ने उसके पिता की हत्या की है, उसको बहुत धक्का लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं माधुरी भी शरद शुक्ला को चाहने लगी थी। लेकिन क्योंकि पिता की हत्या का बदला उसको लेना था, इसलिए वो शरद शुक्ला से कहती है कि मेरी किसी भी तरह से कालीन भैया से मीटिंग फिक्स कराओ, तुम ही करा सकते हो। तो शरद शुक्ला जो है इसकी मीटिंग फिक्स कराते हैं। मीटिंग में क्या बातें होती हैं इस सीरीज में दिखाया नहीं गया, लेकिन माधुरी सारी बातें, लगता है ऐसा कि माधुरी सारी बातें कालीन भैया को बता देती है। अब चूंकि सीएम कालीन भैया के बहुत करीबी रहते हैं और कालीन भैया का साम्राज्य खड़ा करने में सीएम का बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो इससे क्या होता है कि कालीन भैया को बहुत ही खराब लगता है, क्योंकि सीएम के मरने के बाद से थोड़ा उनका साम्राज्य हिल गया था और गुड्डू पंडित को मजबूती मिली थी जब जेपी यादव आ गया। तो उसको लगता है कि शरद हमारे साथ रह करके ही आस्तीन का सांप निकल रहा है। तो इसका उन्होंने बदला लेने के लिए शरद से कहते हैं कि एक काम करो, तुम बाहुबलियों की मीटिंग बुलाओ। शरद बाहुबलियों की मीटिंग बुलाता हो, कहता है कि कालीन भैया कहते हैं कि इसी मीटिंग में मैं तुम्हें गद्दी दे दूंगा मिर्ज़ापुर की। तो शरद बहुत खुश होता है और बाहुबलियों की मीटिंग बुलाता है। मीटिंग में अचानक से कालीन भैया आते हैं और शरद शुक्ला गोली मार देते हैं। मरते हुए शरद शुक्ला को गद्दी बैठा देते हैं, अपना वादा भी पूरा कर देते हैं, और साथ ही साथ पश्चिम के मीडिएटर को और सारे बाहुबलियों की हत्या कर देते हैं। पश्चिम के मीडिएटर का मारने का ये मतलब था कि पश्चिम तो संदेश चला जाए कि पूर्व में हस्तक्षेप मत करना, क्योंकि पश्चिम वाले पूर्व में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हो रहे थे और धीरे धीरे उनकी लालसा बढ़ते हुए पूर्व की ओर आ रही थी। तो कालीन भैया ने एक संदेश दिया उसके मीडिएटर को मार के कि अब जो है यहाँ पे आप इस तरफ देखिएगा भी नहीं, क्योंकि अब कालीन भैया वापस आ गए हैं। तो अगर वो लोग कहते हैं कि क्या त्रिपाठी धोखेबाज हैं जो इनके साथ काम करता है, बाद में उन्हीं की हत्या कर दी जाती है, जैसे गुड्डू पंडित हुए, रतिशंकर शुक्ला हुए, तो ऐसा नहीं है। हाँ, इनसे जो गद्दारी करता है वो मारा जाता है, ये बात तो क्लियर है। त्रिपाठियों से गद्दारी कर कोई बच नहीं सकता है। तो मेन कारण यही था शरद शुक्ला को मारने का। नेक्स्ट पॉइंट बातें हैं कि बीना भाभी का बच्चा किसकी संतान है, त्रिपाठियों की है या उनके नौकर राजा की। तो एक सीन में दिखाया गया है कि जब बीना भाभी का बच्चा रो रहा होता है और चुप नहीं हो रहा था, तो उसकी नौकरानी आती है और वो टीवी में डिस्कवरी चैनल लगा देती है, जिसमें कि शेर, चीते, बाघ, इन सब की एक वीडियो चलता है। तो उसकी आवाज़ सुन के वो चुप हो जाता है। इसका मतलब ये बाबूजी का बेटा है, क्योंकि बाबूजी भी दिन भर दोनों सीजन में देखे होंगे आप, पूरे फुल टाइम वो जो है डिस्कवरी चैनल यही सब देखते रहते थे। ये गुण बच्चे में गया है। तो ये भी रिवील हो जाता है पूरी तरह से कि ये त्रिपाठियों के ही खून है, ना कि राजा का। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गुड्डू पंडित को जेल से किसने भगाया। क्योंकि गुड्डू पंडित जब जेल चला जाता है, जब वो रॉबिन को मारता है और सरेंडर कर देता है, उसको पश्चाताप होता है, ड्रग्स के नशे में वो जाकर रॉबिन की हत्या कर देता है, तो उसको लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो वो सरेंडर कर देता है। लेकिन वो जानता है कि भयमुक्त प्रदेश के तहत गुड्डू पंडित को मारने के लिए सीएम बिल्कुल तैयार बैठे हैं और पुलिस भी बिल्कुल एनकाउंटर के तैयार बैठी है। तो होता क्या है कि
वो गोलू जो होती है, गोलू जाती है जेपी यादव के पास। वो जेपी यादव से मिलकर एक प्लान बनाती है कि गुड्डू पंडित को किसी भी तरह जेल से निकालिए, क्योंकि वहाँ सेफ नहीं है और जेल में ही गुड्डू पंडित पे जानलेवा हमला होता है और वो अधमरे स्थिति में आ जाता है। तो अगर देखा जाए तो जेपी यादव ने ही गुड्डू पंडित को वहाँ जेल से बाहर निकाला है, जो आखिरी के लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है, जब वो भाग जाता है, जब कालीन भैया एंट्री करते हैं जेल में। तो नेक्स्ट एक और आता है कि बीना भाभी ने मकबूल को क्यों बुलाया। क्योंकि देखिए कालीन भैया अब मिर्ज़ापुर में दोबारा आ गए हैं, मिर्ज़ापुर की सत्ता पकड़ लिया है उन्होंने। इसका मतलब कालीन भैया बहुत मजबूत हो गए हैं। लेकिन हाँ, कालीन भैया इन बीच में बहुत कुछ खोया, अपने बेटे को खोया, अपने पिता को खोया, लेकिन फिर भी वो इतने स्ट्रांग पोजीशन पे हैं कि अब उनको किसी को हराना गुड्डू के पास, पंडित के बस की बात नहीं, ना ही किसी के बस की बात है। तो उनको हराने के लिए केवल एक ऐसा बंदा चाहिए जो उनका हमराज हो, जो उनके साथ हमेशा साये की तरह चला हो। इसके लिए मकबूल से बेटर कोई नहीं होगा। और मकबूल भी अपनी माँ के खून का बदला लेने के लिए बिल्कुल तत्पर बैठा हुआ है कि मौका मिले तो खून का बदला ले लें। तो होता क्या है कि कालीन भैया को हराने के लिए बीना भाभी राधा को भेज के मकबूल को बुलवाती हैं, संदेश भेजती हैं कि जो है आप जल्दी से जल्दी यहाँ आइए, क्योंकि गुड्डू कमज़ोर पड़ गया है। और गुड्डू का सपोर्ट कौन करेगा? मुझे लग रहा है कि जब गोलू को दिखाया जाता है एक बोट में, जहाँ पे वही नेपाली लड़कियाँ होती हैं, जहाँ पे वो अफीम की डील करता है, तो हो सकता है कि नेपाल का डीलर, नेपाल का जो बाहुबली माफिया है, वो गुड्डू पंडित सपोर्ट करे सीजन 4 में। और मकबूल भी गुड्डू पंडित साथ मिल जाए, क्योंकि मकबूल का रोल इस सीज़न में हमने सोचा कि आएगा, लेकिन आया नहीं, अंत तक इनके दर्शन नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि सीजन 4 में मकबूल की बहुत ही मजबूत भूमिका रहेगी। तो इससे ये पता लगता है कि सीजन 4 इंटरेस्टिंग होने वाला है। और सीजन 3 की तरह तो नहीं होगा, क्योंकि कालीन भैया आ गए हैं। सीजन 3 में क्या था कि मेन कैरेक्टर सब मिसिंग थे, तो वो इतना बोर नहीं किया। तो मेकर्स से ये उम्मीद है कि सीजन 4 जो बनाइएगा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि मिर्ज़ापुर से बड़ी आशाएं हैं लोगों की। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और जल्दी आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरी अगली वीडियो आपको मिल जाए। और फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।